बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और आज है जनाब 26 अगस्त। आज के दिन नमीबिया बड़ा मुल्क ढूंढ के लाएंगे ना हमें। नमीबिया में जनाब आज जो है खवातीन के इक्वालिटी के हवाले से दिन मनाया जाता है। और वहां पे इक्वालिटी के हवाले से जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में उनकी लड़ाइयां हैं, जंगें लड़ी हैं, उनको हीरोज के नाम पे उनको ये दिन डेडिकेट किया जाता है और मनाया जाता है। तो मैं कहती हूँ खवातीन की इक्वालिटी के ऊपर वाकई अच्छा काम होना चाहिए। हर दिन इक्वालिटी डे होना चाहिए। यस, अग्रीड, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप आज के दिन जुमे का दिन, हफ्ते का लास्ट डे, सबसे बड़े पाकिस्तान का, और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, इसलिए अपने चाय का कप और कॉफी का कप हाथ में रख लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द शो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फेवरेट टॉपिक से, और वो है पेट्रोल का। बिल्कुल। और जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिक राइट्स भी होना सबके पास बहुत जरूरी है। और वो ये है कि सब लोग सब कुछ अफोर्ड कर सके। लेकिन हमारे मुल्क में मसाइल ये है कि जब से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है मुसलसल, उसके बाद से लोगों के लिए अफोर्ड करना पेट्रोल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। खास तौर पे वो लोग जो कि अब जॉब करते हैं, उनकी आमदनी 30-40, खैर अब तो जिसकी आमदनी ज्यादा भी है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी मैं नोट कर रहा हूं कि जो लोग बड़ा एस्टिमेटेड और बड़ा कैलकुलेटेड वो डलवाते हैं ना, पेट्रोल डलवाते हैं, उनको आजकल ऑल्टरनेट रूट्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि रोड्स खराब हैं, मसाइल बहुत हैं। मेरे साथ भी हो रहा है, पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। और मैं यही नोट कर रही थी, अभी हम लोग प्रोग्राम से पहले यही बात कर रहे थे, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जब सेगमेंट जाएगा फेसबुक और हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर फीडबैक बताइएगा कि एक जो हमारा 2000 में हमारा पहले कितना जो फ्यूल हम तो आम आदमी नौकरी पेशा, हम बार्स देखते हैं ना, हमारे कितने बार्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पे हम देखते थे 2000 में अच्छा खासा पेट्रोल बढ़ता था। अब यह है कि अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं तो वो जो 2000 में, तो अब तो 2000 की वैल्यू ही नहीं रही। और पहले हमारी सड़क पे नजर होती थी, हमारी सिर्फ बार्स नजर होती है कि पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर। एग्जैक्टली, हम खड्डों से गाड़ी को बचाएं तो फिर हम कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो लग रहा है, ऊपर से रश बहुत बढ़ गया क्योंकि सड़कें बहुत खराब हैं, तो पेट्रोल की जो पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन खैर अक्सर लोगों के लिए तो ये इतना अहम है, खासतौर पर पेट्रोल का सस्ता होना, कि उसे खरीदने से पहले वो कई बार सोचते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि हम इतना पेट्रोल डलवाएंगे तो उसमें हम कितने दिन ट्रैवल कर सकते हैं, हमारी माहाना आमदनी कितनी है, उसमें हमें कितना अफोर्ड किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। और ऐसे में वो फूंक कर कहते हैं ना, कदम रखते हैं, वो इस तरीके से कदम रखते हैं। मैं आपको पहले से बता दूं कि कोई ना मुफ्त में पेट्रोल दे रहा है तो इसलिए हम ये इतनी बड़ी तमीद मान रहे हैं, तो कहीं जाइएगा मत कि देखो ये फिर वही सेगमेंट लेकर आ गए और महंगाई के ऊपर बात करेंगे। नहीं, कोई इंसान है जो फ्री में जो है वो पेट्रोल दे रहा है, और वो कहां दे रहा है वो हम पता कर लेंगे, ताकि हम वहीं से हमारा गुजरो दोनों का शो की वापसी में ना। लेकिन बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है, जिनके लिए वाकई मसाइल में बहुत इजाफा हो गया है, उनके लिए रोजमर्रा के अशिया खरीदना में बड़ी उनको मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई उनको पेट्रोल फ्री दे रहा हो तो उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। गवर्नमेंट तो खैर ये जाहिर है नहीं कर पा रही, और मुसलसल हम देख रहे हैं पेट्रोल में सिर्फ इजाफा हो रहा है, कमी होती है उसका फिर इजाफा हो जाता है। और हमने इन चंद माह में पेट्रोल कहीं से कहीं देखा है, अब ऑलमोस्ट 230 के अराउंड है अभी। मैंने तो पता नहीं कब से नहीं देखा। बिल्कुल। और अभी फिर चांसेस हैं, जैसे कि माहिर मुआशरत बता रहे थे कि ये इसमें 50 रुपए का इजाफा हो सकता है। लेकिन इस महंगाई के दौर में ये फ्री पेट्रोल ये शख्स क्यों दे रहा है, यही हम इनसे जानना चाहते हैं। और इन हालात में जब हम देख रहे हैं कि नौजवान एक तरफ बड़े परेशान भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कि इतने रहमदिल हैं कि वो खासतौर पर कोशिश कर रहे हैं कि बाकी नौजवानों की मदद की जा सके। पाकिस्तान वापस आने का मकसद पाकिस्तान से मोहब्बत। क्यों वापस आए ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन आने के बाद किसी के लिए भी आसान नहीं होता एडजस्ट करना। लेकिन उन हालात में जब लोग यहाँ पे रहते हुए एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक ऐसी सहूलत मुहैया करना, क्यों, कैसे और क्या मिलेगा, आपकी मुलाकात करवाते हैं दानियाल तकवी से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग डोनट्स फॉर अस। नो प्रॉब्लम, बट गॉड ब्लेस यू। ये दानियाल क्या मतलब, क्यों? The reason is very clear। अगर आप देखें आजकल के हालात, महंगाई बीइंग वन, बेरोजगार जो है वो जो रोजगार हैं उनकी तनख्वाह कम है, अगर वो 500 रुपये दिन के कमा रहे हो, 200 रुपये फ्यूल में लगा रहे हैं, फिर खाएंगे क्या? अगर वो बिजली भी ऊपर जा रही है, गैस भी ऊपर जा रही है, खाना जो खा रहे हैं वो भी महंगाई में आ रहा है। उनमें से एक आदमी जो आए थे जिन्होंने फ्यूल भरवाई थी, उन्होंने कहा कि यार मैं इस दगमगाश में था कि मैं फ्यूल भरवाऊं या घर में खाना लेकर आऊं। तो उन्होंने कहा आपने फ्यूल भरवा दी तो आपके नाम का मैं आज राशन दूँ और आपको दुआएं दूँ। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत मुश्किल में, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आते हैं कहते हैं यार हमें ज़रूरत नहीं, आप उनको दें जिनको ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ स्मॉल, हमारी तरफ से एक स्मॉल अटेम्प्ट है कि हम कुछ करें
मगर और बहुत सी चीज़ें जो की जा सकती हैं। फ्यूल इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर आप अपने गरीब तबके को या जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है आप उनको तालीम दें, तो दैट्स अ बिगर अटेम्प्ट, क्योंकि फ्यूल जो एक हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर वो तालीम एक लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन जो है वो you have to teach them how to fish. अच्छा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मिनिमम वेज की अगर बात करें तो वो 25,000 है, और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि 25,000 भी नहीं कमाते। अब बहुत सारी जॉब्स वो कर रहे हैं जहां पर उनको 25,000 से भी कम पैसे मिलते हैं। तो दानियल, अगर हम ये देखें कि 25,000 में अगर वो फर्ज करें 8-9 हज़ार रुपए का पेट्रोल डलवा लेते हैं, और फिर आजकल बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, उसके बाद उनका गुजारा पॉसिबल नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से अपना गुजारा कर सकते हैं कि हाउस रेंट भी पे करें, बिजली का बिल भी दें, पेट्रोल भी दें। तो आपने ये सोचते हुए ये स्टेप लिया खास तौर पर? एक मेन वजह ये थी कि व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बुजुर्ग रिक्शा चला रहे थे, तो मेरे वालिद साहब की उम्र के थे, शायद उनसे बड़े थे। तो इस उम्र में जब रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी, वो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, हक हलाल कमा रहे हैं, बिल्कुल, और उसके साथ उनके पास फ्यूल के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने रिक्शे से उतर कर उन्होंने अपनी कमीज फैलाकर रो रहे थे कि उनके पास फ्यूल के पैसे नहीं। तो व्हेन समवनस ट्राइंग, बिल्कुल, तो जब कोई कोशिश कर रहा है और उन बेचारे से गुजारा नहीं हो पा रहा, तो फिर इंसान क्या करे। तो इन अ वे उससे एक दिल पे कुछ जागा कि यार एटलीस्ट थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम यहाँ से कर सकते हैं, वो जो रोज़गारी में जा रहा है बाहर, और जब भी वो जाएंगे तो आपको उस 500-600 रुपए का जो सवाब मिलेगा कि वो ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, अपने घर वालों को कहीं लेके जा रहे हैं, सुकून का सवाब की कोई कीमत ही नहीं है। और हकीकतन अगर आप देखें कि बहुत से लोग जो मेरे पास आए हैं, जिस तरह उन्होंने दुआएं दी हैं, उस पर आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते। आप जिस तरह आप कर रहे हैं दानियल, लोग आपको मसीहा करार दे रहे हैं, और अल्लाह का ऑब्वियसली अल्लाह ताला वसीले बनाता है। अल्लाह ने आपको एक बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा सवाब कमाने का, लोगों की दुआएं, लोगों का सुकून, पता नहीं किसको की इमरजेंसी हो, किसी को कहीं दवा लेनी हो, किसी को अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, किसी को कोई भी अपनी रोटी रोजी पे भी जाना हो, वो भी तो एक हलाल काम है ना, अपनी रिस्क की तरफ जा रहा है। तो आप कैसे कर रहे हैं मैनेज, एंड हाउ डू यू लाइक, कहाँ आप होते हैं, कैसे करते हैं? लोग पूछते नहीं है आपसे कि आप दानियाल क्यों कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं, प्लीज बताइए। टू क्लियर आउट के मसाया जहाँ तक बात आती है, तो आई वुडंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ मसाया। आई वुड से कि हम सब मुसलमान हैं, हम एक बैनर के नीचे आते हैं, हमें एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए जैसे हम अपने घर वालों से करते हैं। तो जहाँ तक बात आती है कि हैरानी के इंसान क्यों किसी की नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा भाई मेरी बहन जो है वो सफ़र कर रहे हैं अभी। तो इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट, बट उनकी दुआएं और द बिगेस्ट असासा दैट दे हैव, जो आपकी दुआ कर रहे हैं, तो हमें उनकी दुआओं की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात आती है कि कहाँ कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी रैंडम कि मुझे अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवानी है, तो मैं बहुत से लोगों को देख लेता हूँ, वहीं खड़े होकर उनकी भी भरवा लेता हूँ। तो कारसाज में एक पंप है, टोटल का पंप, तो यूजुअली बिकॉज इट्स क्लोज बाय टू माई हाउस, मैं वहीं जाकर पंप में भरवा लेता हूँ। असल में द बिगेस्ट इशू इज़ कि हमें अपनी ही वैल्यू नहीं पता। अगर हम देखें कि हमारे अंदर जो सोना है, इस मुल्क में जो सोना है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। जहाँ तक बात आती है बाहर अगर हम जाएं, तो हम लोग हमेशा झुककर, या हम लोग किसी को इस तरह समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं। जैसे आप कहीं भी चले आएँ, दुबई चले आएँ, कतर चले आएँ, पाकिस्तानीज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज थर्ड क्लास सिटीजन्स, या पाकिस्तानी हमेशा कमज़ोर साबित होता है। हालांकि हमारा मुल्क बहुत मजबूत है। हमारे मुल्क में आप यकीन माने, मैंने जब से मैं आया हूँ, मैंने 15 या 20 बच्चों का इंटरव्यू लिया है अपने बिजनेस में उनको लेकर आनी। आप यकीन माने वो इतने ज़हीन है कि मैं सोचता हूँ कि यार इनके पास नौकरी कैसे नहीं है, एंड दे नो मोर देन आई डू। मैं बिजनेस चला रहा हूँ एंड वो मुझे बता रहे हैं कि यार आप ये करें। तो एक गाइडेंस, मोहब्बत और वो रिस्पॉन्स देना अगर आप करें, तो आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। तो इन अ वे वी आर सेल्फिश कि हम सोच रहे हैं अपने बारे में, मगर आप उनको मौका दें। जब इंडिया बना सकता है ओवर $100 बिलियन इन IT, तो हम क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, पेट्रोल पंप पे मुख्तलिफ लोग आ रहे होते हैं, कोई बाइक लेकर आ रहा है, कोई रिक्शा लेकर आ रहा है, आप उनको कैटेगराइज करते हैं? कोई आपने मैकेनिज्म बनाया, या आप रैंडमली जो भी वहां पर चाह रहा हूँ वो आपसे मतलब जाहिर है आप वहां पर पे कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, कोई मैकेनिज्म आपने बनाया है, या बस आप रैंडमली पे कर रहे होते हैं लोगों के लिए? सो आई डोंट डिफरेंशिएट। कुछ लोग फैमिलीज के साथ आ रहे होते हैं, कुछ बाइकर्स होते हैं, कुछ रिक्शे वाले होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहे हैं, मैं उनका जरिया हूँ कि आई एम पेइंग। बट जब बाइकर्स आ रहे होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, आई कंसिडर देम मोर, क्योंकि वो 4-5 बच्चे उनके साथ, या फैमिली बीवी बच्चे के साथ होते हैं, तो इट्स गुड कि उनको पहले मिल जाए, और जो गुंजाइश है हमारी उस दिन की
वो करते जाएं और अगेन इंशाल्लाह आगे जाकर और कुछ चीज़ें करें। अप्रोच कैसे करते हैं दानियाल? मतलब आप अपनी गाड़ी में हैं और आप देखते हैं कि कोई फैमिली पे अपनी फैमिली के साथ बाइक पर है, आप कैसे अप्रोच करते हैं? अप्रोच यही है कि यार ये जो पंप में खड़े हुए सारे जो बाइकर्स हैं उनकी सबकी 500 रुपए फ्यूल भरा दें। पहले ये था कि फुल करा रहे थे हम, तो वहाँ की मैनेजमेंट ने कहा कि अगर आप 500 भरवाएंगे तो और ज़्यादातर लोगों को मिलेगा। तो अगेन वी डोंट डिफरेंशिएट, कोई भी आ जाए उनकी। किसी ने आके कभी पूछा दानियाल कि ये आप क्यों करवा रहे हैं, या थैंक यू, या कहीं सबके लोग अक्सर हो जाते हैं ना एकदम रिलक्टेंट हो जाते हैं, एंड देन बिकम स्केप्टिकल एज वेल कि नहीं भाई बहुत शुक्रिया। कभी ऐसा कोई वाकया हो? सो आई हर्ड कमेंट्स में मैंने देखा था कि ये सदका है। इट्स नथिंग लाइक दैट। हम लिटरली एक मोटिवेशन की नहीं, इंस्पिरेशन की नहीं कि लोग ये देखें और हमें करना चाहिए, तो उसलिए हम लोग खड़े हो रहे हैं वहाँ फ्यूल भरवा रहे हैं। बट जहाँ तक बात आती है लोगों की थैंक यूज़ की, बस ऑल वी नीडेड इज दुआस, कि वो आते हैं दुआ करते हैं वो चले जाते हैं, वही हमारे लिए काफ़ी। एक तस्वीर जो वायरल हुई थी उसमें एक बाइक जो चला रहे थे वो घूमकर मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराहट की जो प्राइस थी वो आई कैंट एक्सप्लेन। अच्छा, ये वाकई आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, खासतौर पे इस महंगाई के दौर में किसी की हेल्प करना, वो भी ऐसे मौके पर, ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग, खैर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे बसते हैं जो किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे दानियाल के स्कूल्स और एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, क्या आपने अभी तक कुछ ऐसा सोचा या प्लान किया है कि इसके बाद मैं कुछ ऐसा प्लान करूं कि हम पाकिस्तान में इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, वो आगे बढ़ें? यूजुअली मैं ये ऑफ रिकॉर्ड्स बात करता हूँ, मगर मेरी कल को किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा आप ये बात कहें ताकि लोग उससे इंस्पायर हों। तो जब हम कहते हैं ना कि मुल्क में ये मसाइल हैं, ये मसले, रोड्स टूट रही हैं, ये मसले, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे कि हम कह रहे हैं कि हम कुछ करें और हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। तो उसकी बेहतरी करने के लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे घर पे एक बाजी आती थी जो घर का काम करती थी, तो आती थी तो अपनी बच्चियों को भी ले आई 1-2 दफ़ा, और वो थी 9-10 साल की, 11 साल की, और लड़कियों पे ज़्यादातर वो होता है कि भाई इनको आगे बढ़ाएं। तो जब वो लेकर आई तो उनसे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे थे ये भी साफ़ करो, ये भी साफ़ करो। फॉर मी दैट वाज वेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कि आप एक बच्चे से ये काम करा रहे हैं। मैं अपनी, अगर मेरी बेटी होती मैं उससे नहीं काम करवाऊँ ऐसा, या बहन से, तो व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग कि एक जो जवान लड़की है मैं उससे बाथरूम साफ़ करवाऊँ? तो आई आस्क्ड हिम कि, एंड अगेन यूजुअली मैं ऑफ रिकॉर्ड्स बात करता हूँ, बट क्योंकि कहा गया दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट अप ताकि इंस्पिरेशन हो। तो उनकी 3 बच्चियां जो हैं उनके पास एजुकेशन वाइज बैकग्राउंड नहीं था, 9, 10, 11 साल की नहीं, तो 3-4 साल पुरानी बात है। तो उनका हमने स्कूल में, मैंने पूछा उनसे पहले कि यार आप लोगों को स्कूल जाना है, मैंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वही बात जो आ जाती है। तो दोस्त 3 किड्स उन्होंने कहा कि हम जाना तो चाहते हैं। तो आई सॉ द डेडिकेशन उनकी तीनों बच्चियों की, हमने दाखिला कराया, एंड 3 साल लेटर टुडे, अभी जो साल खत्म हुआ है, वो तीनों बच्चियों ने टॉप किया, विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, विदाउट हैविंग एनी एजुकेशन, आज वो टॉप कर रही हैं। ये पोटेंशियल इसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो आप तबके को जब तक नहीं उठा सकते जब तक आप उनको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना दें। अगर आप, अच्छा, एक तबका जो है, दाया आपकी बात माजरत काट रही हूँ, लेकिन बड़ा ज़रूरी और अहम इस वक्त जो है वो ज़रूरत वक्त ये है कि सैलाब जो है ना, इस वक्त जो हमारी सूरत हाल हो गई है बारिशों के बाद, हमारा बलूचिस्तान, हमारा इंटीरियर सिंध, हमारा साउथ पंजाब, तो यहाँ पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उसके हवाले से आपने कुछ सोचा है? कोई ग्रुप, कोई आप लोगों का प्लान है कुछ करने का? तो हमारी जो टीम है जो मेरे साथ काम करते हैं, वी आर एक्चुअली प्लानिंग ऑन गोइंग बलूचिस्तान नेक्स्ट वीक। हम खुद ड्राइव कर खाना वाने की चीज़ें लेकर जाएंगे, एंड वो बट हमने सोचा है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पानी थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, इंशाल्लाह we'll go and take the team and pass out. Thank you very much दानियाल, आप आए शो में, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और जिस तरीके कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश है और ये कोशिश सब लोग कर सकते हैं अपने अपने एंड पे, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है हमारे मुल्क में भी, हमारे शहरों में भी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो दानियाल साहब की मुलाकात हो गई। दानियाल जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश अभी करनी है आगे बढ़ने की, और क्योंकि आगे आता जा रहा है करीब करीब एशिया कप, जनाब पहुंच चुके हैं खिलाड़ी, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई हैं, और विराट कोहली ने जाके जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो भी किया और बैकअप भी किया, और फुल जो है ना एक दूसरे को जो है आगे बढ़कर जो है हिम्मत भी, हौसला अफजाई भी की जा रही है, अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आई थिंक एशिया कप से पहले एक अच्छा माहौल, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इस बार को एक हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है ना, बिजली का नहीं, हाई वोल्टेज जो शाहजेब साहब ने कहा है, बस वो वाला बिल्कुल। एशिया कप में
पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी, जिसका हमने देखा कि जो उसकी टिकट्स थी वो इतनी तेजी से फरोख्त हुई, उनको खुद भी समझ नहीं आया क्या हुआ। और हमारे हम देख रहे हैं अक्सर घरों में भी ये प्लानिंग की जाती है, और आजकल भी क्योंकि मैच करीब आ रहा है माया, तो सब प्लानिंग कर रहे हैं स्क्रीनिंग करने की, घर में अरेंजमेंट्स करने की, उनके मैच देखना है। कितना जबरदस्त। बेसिकली संडे को ना लोग ये कह रहे हैं कि भाई बारिश हो या कुछ भी हो, मैच जरूर देखना है। संडे फंडे गुजरेगा, संडे फंडे होगा, क्योंकि भारत पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा, और बाबर आजम 11 को जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के इंजरी की सूरत में धचका लगाए। ऑब्वियसली साथ में ये भी एक मिसिंग एलिमेंट होगा साथ में। बिल्कुल मिसिंग एलिमेंट है, और वाकई शाहीन शाह अफरीदी एक हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं, लेकिन भारतीय टीम भी अपने अहम बॉलर जसप्रीत बुमराह के बगैर मैदान में उतरेगी, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। क्या प्लेइंग 11 होगा बाबर आजम की क़यादत में टीम, क्या एक बार फिर भारत को शिकस्त दे सकेगी? क्योंकि हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद भारत पहली बार अब उतर रहा है मैदान में, है ना? तो क्या होने जा रहा है? तो क्या होने जा रहा है, पूछते हैं हमारे वन ऑफ द फेवरेट पैनलिस्ट जनाब सीनियर तज्ज़कार स्पोर्ट्स के हवाले से मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माया, सुबह खैर आपको भी और शाहजेब को भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपकी टी शर्ट देखने के लिए, आपकी शर्ट देखने के लिए हम सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं, और आज आपको नजर ना लगे आपने काले रंग की जो है वो शर्ट पहनी हुई है। लेकिन बेग साहब संडे जबरदस्त जो है ना इस वक्त, कहते हैं ना नजर ना लगे, है ना? तो क्या ख्याल है, क्या होने जा रहा है बेग साहब? देखिए माया, इतवार के दिन का सबको बड़ी शिद्दत बेचैनी से इंतजार है। लास्ट ईयर हमने T20 वर्ल्ड कप में इसी मैदान पर भारत को 10 विकेटों से हराया था, लेकिन अब हालात थोड़े तब्दील हो गए। अगर दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की टीम इस साल सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेली है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन हमें मौके कम मिले। उसके बरक्स भारत ने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आजमाए, इंग्लैंड का दौरा किया, आयरलैंड का दौरा किया, जिम्बाब्वे का दौरा किया, और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाने के बाद भारतीय टीम एक नई कुव्वत के रूप में पाकिस्तान के सामने आएगी। ऑन पेपर भारत की टीम मजबूत नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऐसी है जो कभी खुशी कभी गम देती है, कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान से। अनप्रेडिक्टेबल टीम दुनिया भर में इसको हम कहते हैं, तो इस वजह से आप रूल आउट नहीं कर सकते पाकिस्तान को। लेकिन वैसे आपको फॉर्म कैसी नजर आ रही है दोनों टीम्स की, अगर हम बात करें पाकिस्तान की भी और भारत की भी? क्योंकि अभी हम देख रहे थे जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें जिस तरीके से मुलाकातें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में मिर्जा इकबाल बेग साहब एटीट्यूड से ही बड़ा पता लगता है कि इस वक्त टीम कितनी कॉन्फिडेंट है और किस तरीके से वो अब सोच रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। आप क्या समझते हैं हमारी टीम इस वक्त आपको कितनी फॉर्म में नजर आ रही है नीदरलैंड के मैचेस के बाद? देखिए, नीदरलैंड के तो वनडे मैचेस थे शाहजेब, लेकिन अब T20 है और पाकिस्तान उसी जगह गया है जहां गुज़िश्ता बरस उसने वर्ल्ड कप में बड़ी उम्दा कारकर्दगी पेश की थी जी। और पाकिस्तान जो था वो सेमीफाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया से हार गया अगर मैथ्यू वेड वो छक्के ना लगाता। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान को फिटनेस का अगर प्रॉब्लम है शाहीन शाह अफरीदी का, तो भारत को जसप्रीत बुमराह का है जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक है। लेकिन कल ये खबर आई है कि पाकिस्तान के जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है मोहम्मद वसीम जूनियर, उनकी कमर में तकलीफ हुई और उसकी वजह से उन्हें MRI के लिए ले जाया गया। अब आया वो फिट होते या नहीं, तो फिटनेस का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बॉलिंग का अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत की बॉलिंग ज्यादा बेहतर तजुर्बाकार नजर आती है। रविचंद्रन अश्विन को लेकर आए, रविंद्र जडेजा आए उनके पास, उनके अलावा यजुवेंद्र चहल उनकी टीम में शामिल दोबारा वापस हुए, वर्ल्ड कप में नहीं थे, और रवि बिश्नोई, ये 4 बॉलर्स हैं, 2 लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक कैरम बॉल करता है, तो उनकी बॉलिंग। और फिर फास्ट बॉलर्स में उनके पास भुवनेश्वर कुमार है जो बड़ा जबरदस्त है, अवीश खान है और हर्षदीप सिंह है। तो उनकी बॉलिंग को अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो उनकी बॉलिंग बेहतर है, लेकिन हमारे पास भी बाबर आजम है। बाबर आजम कितना बोझ उठाएगा, बाकियों को भी कुछ करना पड़ेगा, उस अकेले को तो सब कुछ नहीं करना ना। ये बहुत जरूरी, ऑब्वियसली आपने जहां बॉलिंग की बात की कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली इस वक्त बज़ाहिर जिस तरह एक्सपोजर इंडिया की टीम का है, इस तरह पाकिस्तान की टीम का जो है वो एक्सपोजर नहीं रहा। प्लेइंग विद डिफरेंट टीम्स इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड ऑल टुगेदर। बेग साहब, बड़ा फर्क होता है उस चीज से, आपके मसल्स खुल जाते हैं, आपका विजन खुल जाता है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इस तरह आपने कहा पाकिस्तानी टीम का जो है वो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, या अभी भी टाइम है संडे से पहले दे कैन फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट लाइनर्स आपकी नजर में?
देखिए माया, जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो हमारी बड़ी वल्नरेबल नजर आती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में हैदर अली हैं, फिर उनके बाद इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली हैं। तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग इतनी रिलायबल नहीं है। बहुत कुछ लोड होगा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान के कांधों पर कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं, क्योंकि इब्तिदा में अगर पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा होता है तो फिर डेफिनेटली नीचे वाले बैट्समैनों को हौसला मिलेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता शुरू में अगर विकेट गिर जाती है, खास तौर पर बाबर आजम की, तो फिर नफसियाती दबाव जो है वो पाकिस्तानी टीम पर आ जाएगा और फिर भारत जो है वो पाकिस्तान पर हावी हो जाएगा। तो अब आप देखें क्या यानी कि मिर्जा साहब एक बार फिर सारा जो मैच डिपेंडेंट है वो बाबर आजम के ऊपर है कि बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल शाहजेब, इस वक्त दुनिया के T20 का, वनडे का नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम। तो बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत हैं। जिस फॉर्म में जिंदगी की 2 जून 2015 से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 7 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ करंट वर्ल्ड सिनारियो। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम पे बड़ी तवक्कुआत है, वो भी इस बात को समझते हैं। लेकिन हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम लोग शिकस्त के खौफ से जो है ना वो मुख्तलिफ लड़के नहीं आजमाते। आप भारत की, मैंने आपको एग्जांपल दी, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए। हम वही लकीर के फकीर हैं कि हमने यही 11 लड़के खिलाने, जिसकी वजह से जो बेंच स्ट्रेंथ है, अगर खुदा ना खास्ता कोई जख्मी हो जाता है तो बेंच स्ट्रेंथ को अपनी सलाहियतों के इजहार में थोड़े से मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अगर आप रेगुलर खेल रहे होते मुश्किल तब तो फिर समझ में आता है। लेकिन तो आपकी नजर में, आपके तजर्बे की नजर में बेग साहब के टॉस अगर ये जीतते हैं तो इनको क्या चूज करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए माया, आमतौर पर भारतीय टीम चेस करने में, हदफ के ताक़ुब में ज्यादा अच्छी है। और पिछला मैच भी जो हम 10 विकेटों से जीते, भारत ने पहले बैटिंग की और शाहीन शाह अफरीदी की 2 गेंदों ने पासे ही पलट दिया। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अगर भारत जो है वो पहले बैटिंग करता है तो मुश्किल होगी, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। और फिर कंडीशंस वहाँ की, दुबई की अगस्त है, सख्त गर्मी है वहाँ पर। अब कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर होगा, ओस शामिल होगी या नहीं होगी, ये भी देखना है। लेकिन सख्त गर्मी है, मैच वहाँ के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। तो मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और भारत को पहले खिलाता है तो भारत पहले खेलते हुए थोड़ा सा प्रेशर में आता है, हदफ का ताकुब करते हुए वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, आखिर में ये बता दें, आपके ख्याल में प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? हमारे कौन से स्पिनर्स हों, कौन से फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए हमें? देखें शाहजेब, प्लेइंग 11 तो सबके सामने है कि बाबर और रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे, फखर जमान आएंगे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर हैदर अली के खेलने के चांसेस हैं, और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आएंगे या इफ्तिखार या खुशदिल शाह, और शादाब खान को भी ऊपर ला सकते हैं। छठे पे हो गए शादाब खान, फिर उसके अलावा मोहम्मद नवाज आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 स्पिनर्स खेलेंगे, और क्योंकि भारतीय स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। और फिर आपके फास्ट बॉलर्स, जो 3 फास्ट बॉलर्स मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, जो मुझे नजर आ रहा है। अब देखें पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट हतमी क्या फैसला करती है, क्या फैसला करती है। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने में ज्वाइन किया। और एशिया कप के लिए, हाई वोल्टेज मैच के लिए सबको इंतजार है संडे का, लेकिन यहां पर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक का वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और आगे बढ़ते हैं। खासतौर पर बारिशों का आजकल सीजन है, बारिशों के बाद हम देख रहे हैं सेहत से जुड़े बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं खासतौर पर बच्चों के हवाले से, बीमारियां, तबियत खराब, नजला, बुखार। अच्छा, अजीब अजीब कैफियत हो रही है। माँ बाप थोड़ा सा उनको दवा दे देते हैं कि चलो वक्ती तौर पर, क्योंकि सारे जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे माँ बाप अपना प्रिपेयर रखते हैं किस तरह की जो पैरासिटामोल टाइप की सिरप होते हैं, करता है बच्चों को, क्या सूट करता है, एलर्जी है तो चलो ये दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद माँ बाप को समझ नहीं आ रहा बच्चों के मामले में कि भाई क्या हुआ है इसकी तबीयत को, अभी तो ठीक था, क्या खाया भाई, घर का खाना खाया, फिर क्यों तबीयत खराब? वही नजला, खांसी, जुकाम, पेट खराब, ये तमाम बीमारियां हम देख रहे हैं बच्चों के खासतौर पर हर घर में नजर आ रही हैं इस वक्त। तो वालिदैन ऐसे में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, और वो तमाम वालिदैन जिस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, ये खासतौर पर उनके लिए सेगमेंट है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आतिका शेर, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। आतिका, आपको खुश आएंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, बच्चों में जिस तरह शाहजेब और मैं भी अभी बात कर रहे थे आपके ज्वाइन करने से पहले कि इस तरह मौसम की जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, माँ बाप भी बेचारे ज़रा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता क्या क्या नज़ला खांसी किस तरह का हो रहा है, हालांकि हम ख्याल भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है और ये बदलते हुए मौसम का असर है इन पर, या एक्सेसिव बारिशों के बाद अजीब अजीब इस तरह कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं, इस तरह अजीब अजीब एलर्जीज भी नजर आ रही हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल राइट ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, बीइंग पीडियाट्रिशियन, आपकी ऑब्जर्वेशन जिसमें आपने नज़ला जुकाम की बात की, इसके अलावा आपने पेट खराब की बात की, या पेट खराब के साथ मतलब लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग दोनों की बात हो सकती है। तीसरी दो चीजें और हैं जो कि वो बहुत नजर आ रही है। एक आपने कहा ना कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं, तो यस, बच्चों को आप बहुत देर घर में तो बिठा के रख नहीं सकते, तो डेफिनेटली दे गो टू पार्क्स। शाम में अम्मा बग की जान खा जाते हैं कि भाई हमें लेके चलें। एक उसकी वजह से इंसेक्ट्स, डेफिनेटली जब पानी इतना मिट्टी में जा रहा है तो इंसेक्ट्स तो बाहर ही आएंगे। तो यस, इंसेक्ट्स बाइज जिसको आप एलर्जी की फॉर्म में बहुत सारे पेरेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। और चौथी चीज है मच्छर का बहुत ज्यादा पैदा होना, जो कि बारिश के पानी की वजह से हो रहा है। तो डेंगी इज अनदर वन थिंग जो कि बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। गली गली में आजकल मच्छर पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी ट्रू। तो उसमें बदलते मौसम बेचारे का तो कोई नहीं है, अल्लाह ताला तो मौसम हमारे अच्छे के लिए लाता है, लेकिन हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हमारे मसले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम वन बाय वन बात करें तो यस, पेट खराब और लूज मोशन की जो बात है उसमें आई थिंक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बट हमारे थोड़े से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से, मतलब अगर बारिश है और आपको पता है कि सिस्टम इतना थोड़ा गड़बड़ है कि समटाइम्स सीवरेज लाइन एंड जो वाटर लाइन हैं उनमें कभी कभार मिक्सिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से पेट खराब की कैफियत और वॉमिटिंग की बहुत नजर आ रही है। इट इज टू कॉमन, यानी कि अगर हम एक दिन में एक क्लिनिक में 40 बच्चे देख रहे हैं तो उसमें से 25 जो हैं वो पेट खराब के साथ आ रहे हैं। सिमिलरली नज़ला जुकाम की कैफियत भी बहुत ज्यादा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो यही है कि मौसम बेचारा गड़बड़ नहीं कर रहा, मौसम तो हर दफा आता है बारिश। हाँ, कराची इस दफा एक्चुअली ब्लेसिंग भी है और थोड़ा सा हम अनफॉर्चुनेट भी हो गए, और अनफॉर्चुनेट इस सिस्टम की वजह से है कि हमारे। डॉक्टर साहब, ये जरूर बताइएगा, ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई जो इस वक्त हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं अचानक, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या बच्चों की सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करें, या फिर आप समझती हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो ली जा सकती हैं? आजकल हम देखते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वालिदैन फौरन बच्चे बीमार होते हैं कुछ ना कुछ दे देते हैं, हॉस्पिटल या कहीं डॉक्टर के पास ले जाना को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, या उनको वाकई अगर उनका पेट खराब हो रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारा सवाल है, और आई थिंक ये जिस तरह से मास पॉपुलेशन हमारी देख रही है तो उस पर डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर लूज मोशंस या पेट खराब खाली जुलाब की सूरत है, उसमें मैं कहूंगी कि हाँ, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो सबको अब तो मेरे ख्याल में हर एक को पता है कि ORS का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सो आपके बच्चे को अगर लूज मोशंस हो भी रहे हैं तो ORS का इस्तेमाल जो है उसका फ्रीक्वेंट यूज जो है वो आपके बच्चे को पानी की कमी या नमकियात की कमी से बहुत बचा सकता है, ठीक है। सिचुएशन कब खराब हो जाती है? जब वो बच्चा वॉमिटिंग भी कर रहा हो, क्योंकि अगर माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप अगर ORS पिला रहे हैं या खिचड़ी खिला रहे हैं या जो दही खिला रहे हैं या केला, जो कि हमें पता है हम सबके घरों में ये बड़ी कॉमन चीज है कि लाइट फूड देना है, अगर बच्चा मुंह से लेगा ही नहीं तो फिर वो किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाँ, अगर सिर्फ लूज टूल्स हो रहे हैं और इतने हैं कि बच्चा जो है बहुत डिहाइड्रेटेड, लेथार्जिक नहीं हो गया, ऐसे नहीं लग रहा है कि इसको शदीद पानी की कमी हो गई है। अच्छा, पानी की कमी में एक तो होता है ना कि हमें जैसे रोजे में शाम तक आंखों का धंसना, छोटे बच्चों में तालू होता है, अगर उसका धंसना, या जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक मुझे बहुत प्यारा फोरम मिला है जिसमें बात कर सकती हूँ। माओं को ये बताने की बहुत जरूरत है कि बच्चों के पेशाब की फ्रीक्वेंसी पे, यूरिन की फ्रीक्वेंसी पे नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर यूरिन कम हो गया ना, यानी कि एक नॉर्मल क्वांटिटी से बहुत कम यूरिन कर रहा है, इसका मतलब है उसकी बॉडी में अब बहुत ज्यादा नौयत की डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने लगी है। तो दैट इज द साइन जब आपको यू नीड टू रश टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना। वॉमिटिंग एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है ना। बाकी नज़ला जुकाम में आजकल आप लोग कह रहे हैं कि उसको उल्टियां बहुत ज्यादा लग रही हो
और वो जो है वो यूरिन नहीं पास कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर डॉक्टर के पास फौरन लेकर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी हो रहा है कि साथ साथ पेट के साथ साथ ना लोग, बच्चों को ऐसा ऑब्जर्वेशन आई है कि उनका तबीयत, पेट भी खराब हो रहा है और उनको जुकाम भी हो रहा है। तो ऐसी सूरत में माँ बाप बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि हम कोई जुकाम की दवा दें या हम पेट की दवा दें। पेट की दवा देंगे ठंडा करने के लिए तो वो जुकाम के लिए सही नहीं है, जुकाम की दवा देंगे या कोई कहवा देंगे तो वो पेट के लिए ठीक नहीं है। ऐसी सूरत हाल में माँ बाप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा मसला है। हम लोग ना हर सिस्टम को अलग समझते हैं। हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो पेट की दवा अलग है, गला खराब है तो गले खराब की दवा अलग है। ये थोड़ा सा इसमें मैं ये कहूंगी कि अगर इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है तो इट्स बेटर टू सी अ स्पेशलिस्ट। आप बिला वजह अपने आप पर बहुत दफा हम लोग चीजों को कभी कभार हम बहुत अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं, कभी कभी हम ओवर एस्टिमेट भी कर लेते हैं। तो आई थिंक जो स्पेशलिस्ट इंसान है, लेट एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। थैंक यू, आपने बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते ना बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। लोगों को होता है यार ये तो अपनी दुकान चपकाने के लिए ऐसी बातें करें, लेकिन बच्चों के मामले में डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं ना, तो छोटी सी भी कंडीशन अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट ना करें। आपके पास अगर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो आप जरूर एक्सपर्ट से बात कीजिए, लेकिन हाँ जो पुराने नानी दादियों वाले जो वाकई टोटके, आजकल हर घर में हम देख रहे हैं बच्चे बड़े सब लोग एक खांसी और एक अजीब इरिटेशन वाली खांसी जो है ना वो सब उसका शिकार हुए हैं, और वो एलर्जिक है या वो क्या प्रॉब्लम है कि सबको इस खांसी के से गुजरना पड़ता है, वो 1-2 दिन के बाद ठीक भी हो जाती है। क्या ऐसे में मेडिसिन लेने की जरूरत है या ये मौसमी खांसी है? बहुत प्यारा सवाल। देखिए मौसमी ही है, मोस्ट लाइकली, यस मोस्ट लाइकली ये मौसमी ही है। और इसमें आप 2 से 3 दिन, अगर बहुत तेज बुखार नहीं है, 2 से 3 दिन में खांसी आपकी, आप जो है जैसे ग्रीन टी है, आपका कहवा है, आपका थोड़ा नीम गर्म पानी है शहद मिला के, या नॉर्मल पैनाडोल, जो कि ये तो नॉर्मल दवाएं है ना, पैरासिटामोल जो है, जो पैनाडोल के नाम से भी आ रही होती है, तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि यार 3-4 दिन हो गए, आपकी कॉफ इतनी वर्सन हो रही है या आपके नॉर्मल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर वही वाली बात है कि जब तक एक्सपर्ट नहीं देखेगा तब तक वो डिसाइड नहीं हो सकेगा कि आप इसको आसान लेना है या मुश्किल। तो अपने आप को 3 से 4 दिन जरूर दीजिए, लेकिन अगर उस 3 से 4 दिन में भी आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको सांस में तकलीफ होने लगी है, आपको लगता है मैं नॉर्मल चल नहीं पा रहा हूँ, नॉर्मल तो फिर आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वरना नॉर्मल नजला जुकाम खांसी तो आई थिंक हर घर में होती है, तो उसको आप शुरू में तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ये 3-4 दिन तक कंटिन्यू करिए तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी है। आतिका शेर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और ये तमाम प्रॉब्लम्स हर घर में बस रहे हैं माया के किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और सेगमेंट शामिल करते हैं। लिख नहीं सकते बना तो सकते हो। पेशावर में स्ट्रीट चिल्ड्रन की ऐसी आर्ट अकेडमी है जो काफी मौजूए बहस बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। दरअसल पेशावर की रिहायशी जिलवत हुमा ने 1 साल कबल लिख नहीं बना तो सकते हो स्लोगन के साथ जो है रंग गीत के नाम से एक इदारे का आगाज किया, और उन्हें आगाज का क्या मकसद था, पीछे क्या स्टोरी थी, उनके क्या रीजंस थे, इस तरह से उन्होंने क्यों इसका स्लोगन रखा, जिसका मकसद हमें जब पता चला तो ये था कि इन बच्चों को हुनर सिखाना, उन बच्चों को जो पढ़ लिख नहीं रहे या नहीं सकते या वसाइल नहीं है उनके पास। तो थोड़ी देर पहले जो है वो कितनी अच्छी बात है ना, अगर आपको एजुकेशन नहीं भी मिली और आपको कोई स्किल आता है, जो कि हम अक्सर अब बात करते हैं कि दुनिया बहुत बदल रही है और स्किल्स की तरफ जा रही है। अगर आपको कोई स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में खास तौर पर इतना अच्छा, तो आपके लिए आसान है बहुत सारे काम करना, आगे बढ़ना जिंदगी में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो पढ़ लिख नहीं भी सकते तो उनको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत दफा पहले सुना था अब्दुल सर शाहजेब ने कहा ना, बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, लोगों में अवेयरनेस और लोगों में एक आगाही हो चुकी है कि स्किल्स जो है बहुत मैटर करते हैं। लोग कहते थे कि भाई बोलना क्या मुश्किल है, एंकर्स हैं तो बोलने की जो है बड़े आसानी से काम हो जाता है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के सामने माइक रख दिया जाता है, उनकी आवाजें बंद हो जाती हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के सामने हाथ में ब्रश दे दिया जाओ तो वो पेंट एक जो है ना एक कलर नहीं वो लगा सकते। तो ये तो हुनर है। अगर इन बच्चों में से कोई स्टार निकल आता है, कोई विंची निकल
निकल आता है, कोई जनाब MF हुसैन हो जाता है, तो कहीं और कोई इन बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरते हैं कि देखने वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो हम इस सफर के ये सफर कैसे शुरू हुआ इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जलवत हुमा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे लाइव लिया और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच। हाउ स्वीट, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जलवत, और आप हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। और आप जैसे कि हमने सुना आपके काम के बारे में, हमें इतनी खुशी हो रही है और आपसे मिलके उतनी ही खुशी हो रही है। बेहतरीन काम कर रही हैं जलवत आप। और ये रंग गीत इस इदारे का आगाज आपने जो किया, इसका असल मकसद कैसे आया, किस तरह किस मोमेंट ने आपको इंस्पायर किया? जी, क्योंकि पैदाइशी मुझे आर्टिस्ट आप समझे, तो शुरू से आर्ट को लेके मैं बहुत पॉजिटिव थी। और जितना जैसे हमारे माशरे में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत उस तरह से नहीं दी जाती जितना वर्ल्ड वाइड इसको एक अहमियत दी जाती है। तो एक तो ये मेरा इशू था, और स्पेशली मैं KP से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे तो वैसे भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता बनिस्बत इस्लामाबाद या कराची या लाहौर के। तो एक मैं यहाँ पे कुछ करना चाहती थी आर्ट के लिए कि थोड़ा कुछ स्पेशल सा करूँ यहाँ की ख़वातीन और बच्चियों के लिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान इंशाल्लाह मेरा मिशन है। बट स्ट्रीट किड्स को देख के मुझे होता था स्पेशली कि क्यों ना इन बच्चों को ब्रश की ताकत से सिखाया जाए और इनकी ज़िंदगी इस ब्रश के ज़रिए बदल दी जाए। तो इस तरह से कि ये मेरे जहन में चल रहा था स्टार्ट से, और जिसके लिए फिर मेरा मोटो है कि लिख नहीं सकते बना तो सकते हो, कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, डिग्री नहीं भी है, तो आप खुद को किसी से कमतर ना समझो, और ब्रश के जरिए से भी आप करामत इंसान बन सकते हो। अच्छा, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पेंटिंग्स तो कैनवस पर रंग तो बिखेर रही हैं तमाम बच्चे, लेकिन इसके साथ साथ आप म्यूजिक की क्लास भी इनको दे रही हैं? जी, चूंकि ये रंगीत है और उसके नाम पे भी मैंने काफी सोच विचार की थी। जिस तरह यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड है कि बड़ा इंग्लिश के पीछे, नेम्स के पीछे सब भागते हैं ताकि पता नहीं कौन से मुकाबले में सब शामिल हैं, बट मैं कुछ टिपिकल सा नाम रखना चाहती थी। तो इसके लिए भी तकरीबन मैंने 1 महीना सोचा था कि मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कोई नेम सेलेक्ट करूं। तो उस वजह से ये रंग भी है, गीत भी है, क्योंकि आर्ट है, मौसीकी भी और पेंटिंग भी, तो मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये नाम इसका सजेस्ट किया। क्या बात है। अच्छा जलवत, हमने सुना है कि बच्चों का ऐसा हुनर सामने आया है, क्या वाकई में बात सच है कि आप भी हैरान रह गई कुछ बच्चों का स्ट्रोक्स या काम देखकर? हैं जी, माशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टार्ट में मेरे लिए मतलब काफी मुश्किलात थी कि KP में स्पेशली कोई ऐसा इदारा बनाना, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैंने स्ट्रीट किड्स के लिए आवाज उठाई तो उसके लिए मुझे काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफी समझाया कि एक तो पेशावर में इस काम ने चलना नहीं है, आर्ट को यहाँ पे कोई इतना नहीं समझता। दूसरा फिर सबने मतलब मुकाबले पे जाहिर सब आ जाते हैं कि आप स्ट्रीट किड्स पे इस तरह का काम कर रहे हो, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो कचरा उठा रहे हैं। तो दिमाग तो सबके पास है ना, मसाइल की कमी होती है। आप उन्हें सिखाओ तो सही, और अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो आप कम से कम उन्हें मौका तो दो। तो मतलब ये एक बहुत हार्ड वर्क है, स्पेशली जो स्टार्ट के 3-4। तो जलवत, अभी आप कितने बच्चों को कोशिश कर रही हैं सिखाने की हुनर, जिसमें म्यूजिक की क्लासेस भी हैं, जाहिर बात है, और आप साथ में उनको पेंटिंग्स भी सिखा रही हैं? अभी तक कितने बच्चे आपके साथ शामिल हो चुके हैं इसमें? एक्चुअली मसला ये है कि आर्ट चूंकि बहुत एक एक्सपेंसिव काम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुगलिया शहजादों का दौर है, तो बहुत ज्यादा बच्चे मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि मैं अपना सेल्फ उस पर काम कर रही हूँ। मतलब इतना मेरे पास अभी कैपेबल नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चों को करवा सकूं। बट अभी मेरे पास 67 बच्चे हो चुके हैं जो कि प्रॉपर मेरे साथ काम सीख रहे हैं और कर रहे हैं। यानी ये 67 भी बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं सोसाइटी में। थैंक यू वेरी मच जलवत, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आपका काम बढ़ेगा, आपका काफिला भी बढ़ेगा, और इंशाल्लाह आपको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसी प्यारी सी बात पर लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा वक्फा। सबसे पाकिस्तान में शाहजेब माय कर रहे हैं आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस।
बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतज़ार। इन्नमाल युस्री युस्रा फ़इन्नमाल युस्री युस्रा। मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। रब ताला अपने बंदे को देकर और कभी कभी उससे आजमाइश में डालकर आजमाता है। इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सैलाब और बारिशों के होने के बाद एक क़यामत से गुजर रही है। शायद ये भी कहना जो है गलत नहीं होगा कि जिन लोगों के सामने उनके घर बह गए, जिन लोगों के सामने उनके अपने बह गए, जिन लोगों के सामने उनकी पूरी पूरी जिंदगियां खत्म हो गई, उनके लिए तो क़यामत आ चुकी। बिल्कुल। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, सिंध के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे शहर और साउथ पंजाब का जो एरिया है वो सैलाब से मुतासर है इस वक्त, और लातादाद लोग बेघर हुए हैं जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं। और मुतासरा इलाकों में इस वक्त खास तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी भी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल में जो लोग हैं जिनके पूरे पूरे गाँव इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, बल्कि उनके घर बह चुके हैं, वो अब आर्जी कैम्प में क़याम पजीर हैं। ज़ाहिर है और उनकी मजबूरी है, वो कहीं और तो नहीं रुक सकते, फिर इतने बड़ी तादाद में लोगों को कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता, वहाँ पर उनको फिर खाना प्रोवाइड करना, इमदादी कार्रवाइयाँ करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो चुका है। मैंने वो फुटेजेस देखी शाहजेब, बखुदा रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से बेचारे लोग वहां पर छोटे छोटे एरियाज में अपने कैंप्स लगा के चूल्हे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कुछ दिनों पहले तक पूरे घर आबाद थे, आज उनको नहीं पता कि वो कहां जाएंगे। जो रेलों की जो प्रेशर है, अगर आप उनकी फुटेजेस देख लें तो आपको बखुदा जो है ना खौफ, अल्लाह के खौफ से आपके जो है ना मजीद आप डर जाएंगे कि या अल्लाह ये जो हालात है वहां पहुंचना आसान नहीं है। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इमदादी कार्रवाइयां करने के लिए इस बात का बिल्कुल सोचे समझे बगैर कि हमें कोई हर्डल आएगा, हमें कोई मुश्किल आएगी, बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज जो मैं वीडियोस देख रहा था वो वाकई बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि लोगों के मवेशी बह गए, पूरे पूरे घर बह गए वहां से। खैर लोग इतनी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस कुदरती आफत के बाद क्या किया जा सकता है, इन लोगों को किस तरीके से निकाला जा सकता है। खैर इस वक्त बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे समाजी कारकुन कोशिश कर रहे हैं वहां पर इमदाद पहुंचाने की, और वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब, उनसे हम बात। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। जफर भाई, आपकी एक बहुत बड़ी टीम जो है वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, इमदादी सामान लेकर जा भी रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, सिंध का हम जिक्र कर रहे हैं, सिंध में भी आपकी टीम जा रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जहां जहां आपकी टीम पहुंची है? देखें, जहां जहां हमारी टीमें पहुंची हैं वहां पर सिर्फ तबाही और तबाही है, इसके अलावा कुछ और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात करें, तकरीबन 30 दिन से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक भी हम पहुँच पा रहे हैं, कई कई शहरों से 120-130 किलोमीटर अंदर तक पहुँच रहे हैं, सिर्फ तबाही है। और अगर मैं इस वक्त बात करूँ सिंध की, तो ठट्टा से लेकर और आखिरी कोने तक पूरा सिंध इस वक्त डूबा हुआ है। और मैं समझता हूँ, मैंने तो चैलेंज किया था अभी 4-5 दिन पहले, उन्हीं सैलाब ज़दा इलाकों से मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर कोई मुझे दिखा दे कि इस सैलाब से, इस बारिश से सिंध में कोई एक भी कच्चा मकान बचाओ, तो मैं वो चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। 16, 17, 18 लाख या 20 लाख जितने कच्चे मकान थे सब खत्म हो गए। और कच्चे मकान वो नहीं होते, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि झोंपड़ी ओपड़ी, बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे मकान होते हैं, उसमें पिलर नहीं होते खाली। तो बात यह कि लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है और नहीं मालूम लोगों को कि उनका क्या बनेगा। देखें, हम तो अपने ऊपर कैफियत रख के सोच सकते हैं कि अगर कभी बारिश हो या तेज़ बारिश हो और हम बाहर हैं कहीं, तो हम भागते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने घर पहुंच जाएं, छत का साया मिल जाए। और ऐसी सूरत में हम दौड़ते भागते हुए आए कि हम अपने घर पहुंचेंगे और वहां पहुंच के देखेंगे घर नाम की चीज़ ही नहीं बची है, ना सामान बचा, ना घर बचा, ना दीवार बची, सब पानी ले गया बहा के। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं हमारे प्यारे मिल जाए हमें। तो इस सूरत हाल में हैं वो लोग। और मैं आपको बताऊं, नशेबी इलाका है क्योंकि, और मैदान, पार्क, सब कुछ भरा हुआ पानी से। जो हाईवे है, मेन हाईवे, उसकी वो चूँकि ऊंची होती है, उसकी साइडों पे लोग बैठे हुए। जो इलाकों की सड़कें होती हैं, जहाँ सड़कें हैं वहाँ लोग सड़कों की साइडों पे बैठे हुए, और छत के ऊपर कुछ नहीं है लोगों के। जहाँ मुमकिन है वहाँ गवर्नमेंट ने लोगों को स्कूलों में मुंतकिल किया है। बाकी मैं कहता हूँ करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे हैं, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं। और आप खुद ऐसे ही आप खुद जानते हैं, जब इस तरह का सैलाब आता है, इस तरह की सूरत हाल होती है, तो जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जो ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी
चाहे वो सांप हो चाहे दीगर कोई भी, वो सब बाहर आ चुके होते हैं और लोगों के लिए मुश्किल है अपने आप को सेव करना। जफर भाई, हमारे कराची में 1 फुट बारिश का पानी जमा हो जाता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, 2 फुट पानी जमा हो जाए हम इतने परेशान हो जाते हैं। जहां पर इस तरह की सैलाबी सूरत हाल है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाखों घर बह गए हैं और लाखों अफराद ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, उसके बाद तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वहां पे सूरत हाल क्या है। इसका कोशिश जो कर रहे हैं, सॉरी जी बिल्कुल, इसके साथ जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं इमदादी सामान पहुंचाने की, उसमें क्या कुछ शामिल है? क्योंकि वहां पर जाहिर है उनके पास खाना पकाने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको तो कुक्ड खाना भी देना है, उनको तो सब कुछ फराहम करना है। देखिए, मैंने बार बार मैं अपील कर रहा हूं, हमारी टीमें वहां मौजूद है, हम जो पका हुआ खाना दे रहे हैं, हम अगर 500,000 दे रहे कर रहे हैं, हमने शहर के बाहर हाईवे पे जगह लिए हैं, शादी हॉल लिए हैं, कल रात में पाकिस्तान क्लब ले लिया है, वहां पर हम तो लेकर बड़े पैमाने पे बना रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी जो 150-200 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर फंसा हुआ है, वो कैसे? और अगर हम इतना बना भी नहीं तो इससे होगा क्या? ये तो जर्रा है, एक दाना है, चीनी का एक दाना समझ लें पूरी बोरी में, तो उससे कुछ नहीं होगा। आफत बहुत बड़ी आई हुई है और लोगों के पास, मैं देख रहा था कल एक साहब टीवी चैनल में बैठे बातें कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मुनासिब समझा मैं उनको टोकूं। मैटर ये है कि सारी लकड़ी गीली है, सर के ऊपर तो बारिश हो रही है, बात तो ये। अब जब बारिश हो रही है तो वो मैं उसको लेकर तेल और चावल दे दूं, बनाएगा कैसे? बर्तन बह गए हैं, प्लेटें बह गई हैं, पतीली बह गई है, चूल्हा बह गया है, लकड़ी गीली है, घर ही बह गए। तो अब क्या हम वेट करें या वो वेट? तो वो वेट करेगा मैं 10 दिन तक भूखा रहूंगा जब कभी जिंदगी में लकड़ी सूखेगी? तो नहीं, हमें उनको बचाने के लिए रेडी फूड उन तक पहुंचाना है, हमने उन तक बिस्किट पहुंचाना है, हमने उनसे कोई भी टिन पैक पहुंचाना है पके हुए खाने का, हमने उन तक भुने हुए चने भिजाने हैं, हमने उन तक जूस, दूध, मिनरल वाटर भिजवाना है, कम से कम 4-5 दिन, जब तक ये अभी वो सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। क्योंकि अभी तो भाई ये पानी जब उतरेगा फिर उसके बाद सैलाब का सिलसिला, और फिर उसके बाद उनको वो आफत नजर आएगी कि उनकी जिंदगी की जमा पूंजी सब खत्म। अभी अगर देखें हाईवे पे सक्खर से लेकर कराची तक तो रिकवर करेंगे हजारों ट्रक, इस ट्रॉमा से कैसे रिकवर करेंगे? हम तो अभी तक उस ट्रॉमा से नहीं लोग निकल पाए जो है वो अर्थक्वेक्स आए। मैं आपको बड़ा वाजे बता रहा हूं, इस वक्त हजारों ट्रक लोगों को लेकर कराची की तरफ आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, वो कहां बैठेंगे, वो कहां रहेंगे, उनको खाना पहुंचाना है, ये तमाम सिलसिला है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इसी तरह जनूबी पंजाब की सूरत हाल है, पूरे गांव, पूरे शहर सफे हस्ती से मिट चुके हैं और कोई वजूद नहीं है किसी का भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। देखिए, हमने तो अभी खैमों का सिटी आबाद करना शुरू कर दिया है। अभी लोगों के, गवर्नमेंट के एक अहम सवाल, आपको याद होगा 2009-10 की जब बात है, 10-11 की बात है, सैलाब आया था इंटीरियर सिंध की तरफ, तो लोग जो हैं शहर, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि लोग इस शहर में आ गए थे। कभी वो काला पुल के नीचे जाकर कयाम कर रहे थे, कभी वो किसी और पुल के नीचे, कभी वो किसी और जगह पर। इस चक्कर में बहुत ज्यादा हबड़ दबड़ हो चुकी थी। क्या उसके लिए भी हम कुछ तैयार हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता हो कि वो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं कहता हूं ये सब बातें बहुत हल्की बातें, छोटी बातें। करोड़ों आदमी खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, सर के ऊपर बारिश हो रही है, क्या इनको बचाना है कि नहीं बचाना? सबसे पहली बात तो ये हमारे अपने हैं, ये बूढ़े हो, ये जवान हो, ये बच्चे हो, ये बेटियां हो, ये बहनें हो, ये माएँ हो, इनको बचाना है कि नहीं बचाना? अगर इनको बचाना है तो पूरे पाकिस्तान को इनकी मदद करनी पड़ेगी। पूरा पाकिस्तान निकले, सारी एनजीओ निकले, सारी सियासी तंजीमें निकले, सारा मीडिया कैंपेन चलाए कि भाई इतनी बड़ी आफत आई है, पूरा एक सूबा, दूसरा जनूबी पंजाब, तीसरा बलूचिस्तान, ये सब इस वक्त सैलाब की नजर हो गया है। हमें वेट किस चीज का करना है? हमारे पास अब टाइम नहीं है। जितना टाइम आगे बढ़ रहा है उतनी मुश्किलात, उतनी तबाही, उतना बड़ा हम अलमिया की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस चीज का इंतजार करेंगे कोई इंसानी अलमिया होगा, तो मैं सच बता रहा हूं, पाकिस्तान में कपड़ा खत्म हो जाएगा कफन का। तो हमें तो इन लोगों को बचाना है भाई। अब मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये इस वक्त पूरे कराची में ले दे के एक जेडीसी का कैंप लगा हुआ है, सबको भरपूर तरीके से उतरना पड़ेगा। हर कोई अपना अपना हिस्सा डाले। हुकूमत की जानिब से काम शुरू हो गया है। हम वहां इस वक्त हमारा खैमा बस्ती का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, हम सिटी बना रहे हैं, हमारे वहां पे टेंट पहुंच चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जहां जहां मुमकिन हो 500 टेंट के सिटी बना के लोगों को चढ़ाई की तरफ ले आए। जैसे बाईपास पे, सक्खर बाईपास पे एक सिटी बन जाए, इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह हम किचन बनाते जा रहे हैं, हमने राशन बहुत तेज ड्राइव में काम किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है भाई राशन का होगा क्या, लकड़ी गीली है। तो भाई मैं तो यही अपील कर रहा हूँ लोगों से, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
बहुत ज्यादा। अभी देखें सबसे बड़ी सपोर्ट हमें मिल रही है कि जो बैरियर टाउन के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और जो बातें आप बता रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, हमारे रिपोर्टर्स बलूचिस्तान से, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हालात हम वहां के देख रहे हैं, उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वहां पर पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस करने की जरूरत है। ये तमाम बातें तो जाहिर है इसकी जरूरत तो है ही, राशन तो प्रोवाइड करना है, खाना प्रोवाइड भी करना है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आप क्या समझते हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, या इस वक्त गवर्नमेंट को क्या बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे? क्योंकि वहां तक पहुंचना भी अब जमीनी राब्ता तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पर आप ट्रक्स ले जाएं या गाड़ियां ले जाएं। जब जमीनी राब्ता नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या रह जाती है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने की? मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, हर पाकिस्तानी को निकलना पड़ेगा, अपने हिस्से का हिस्सा डालना पड़ेगा। इतनी बड़ी आफत है। मैंने बार बार चैलेंज कर रहा हूं, जब मीडिया पे नहीं आ रहा था मैं उस वक्त वीडियो बना रहा था सैलाबी इलाकों से कि 2005 के जलजले से बड़ी आफत है। 2005 का जलजला इस तबाही के, देखिए वहां चंद शहर थे, यहां पूरा पूरा सूबा चला गया है। और तबाही भी छोटी मोटी तबाही नहीं है। मैं आपसे बता तो रहा हूं कि मैं आपसे यहां क्या शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त बैरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब ने कहा एक बस्ती मैं लगवा रहा हूं, तो इतने बड़े बड़े लोग कूदे। तो मैं बता रहा हूं ऐसी 2000, 10,000, 20,000 भी बस्तियां लग जाएं। ये मैं वो बस्ती बोल रहा हूं जिसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं। एक एक खैमा 12,500 वाला 15,000, 20,000, 25,000 में मिल रहा है। तो अगर 500 खैमों की बस्ती लगेगी, हर खैमे में 4 लोग होंगे, उनकी 4 चारपाई होगी, चूल्हे होंगे, कुर्सी होगी, पानी का कूलर होगा, उनका वॉशरूम बनेगा, उनका खाना होगा। तो ऐसे 10 से 20, 25, 50,000 बस्तियां बने तो भी कम है। इतनी बड़ी आफत आई है। आप तौसा शरीफ की वीडियो तो देखें, आप लाड़काना की वीडियो तो देखें, आप शदादपुर की देखें, आप पन्नू आखिल की देखें, आप खैरपुर की देखें, आप गंबट की देखें, आप ठट्टा की देख लें, कराची से मिला हुआ है। लोगों की सूरत हाल जिस जगह का नाम आप सोच सकते हैं सोच लें, इतनी तबाही है। अरे मैं इसी बात पे तो परेशान हूं। मैं यही तो शोर कर रहा हूं कि मीडिया खामोश क्यों था। मैं 5 दिन पहले उन जगहों पे खड़े होकर कस्में खा रहा था कि खाली देख तो लो हम किधर लगे हुए कि शहबाज गिल ने जेल में केला खाया नहीं खाया, या फलाना काम हुआ नहीं हुआ। ओ भाई इधर हमारे लोग सारे सवाल आपसे करने वाले मुश्किल हैं भाई, हम किन चक्रों में लगे हुए जहां हमें यहाँ पर एक होने की जरूरत है। और इस वक्त हुकूमत को भी इसी पर तवज्जो देने की जरूरत है। जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे मुल्क को मिलकर, तमाम सूबाई हुकूमतों को मिलकर, ये करना चाहिए, तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर तमाम जमातों को भी ये सोचना है, तमाम पाकिस्तानियों को भी ये सोचना है कि बलूचिस्तान में बसने वाले लोग, सिंध में बसने वाले लोग, साउथ पंजाब में बसने वाले लोग, उनकी आपने किस तरीके से मदद करनी है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा जफर भाई, अगर लोग मदद करना चाह रहे हैं, क्या क्या जरिए आपने इस वक्त बनाए? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे बसते हैं जो कोशिश करना चाह रहे हैं, वो अगर खुद नहीं पहुंच सकते तो वो माली मदद कर दें। आपके ख्याल में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं खासतौर पर तमाम लोगों को, तो कोई पैगाम? भाई देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां जो वाटर प्रूफ खैमे बनाती हैं एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद नहीं मिलेंगे। इतनी कंपनियां हैं कि आप सोच ले आप थक जाएंगे। इतनी कंपनियां वाटर प्रूफ खैमों की जरूरत है। 6,500 का भी मिलता है, 12,500 का भी मिलता है। वो खैमे अगर दे दें, देखें एक मुसीबत दर मुसीबत यह है कि एक तो हम बैठे हुए भाई आफत में, पानी से बच के किसी ऊंची जगह पर, ऊपर सर के ऊपर पानी गिर रहा है और सर ढांपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो भाई कम से कम उनको खैमे लगा के चरपाइयों पे बैठा दिया जाए ऊंची जगहों पे। तुम्हारे पांव के नीचे से पानी तो गुजर रहा है लेकिन सर के ऊपर नहीं गुजर रहा पानी, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको रेडी फूड पहुंचाना है। उनको बिस्किट दे दें, उनको भुने हुए चने दे दें, उनको पानी की बोतल दे दें, उनको दूध दे दें। वो जिंदा तो रहे। अपने ऊपर रख के सोच लें, बात खत्म हो गई। अपने ऊपर रख के सोच लें कि इस आफत का शिकार आप है और आपका बच्चा बैठा हुआ है किसी दरख्त के ऊपर, किसी पहाड़ पे। सीधी बात है। तो फिर आपका क्या दिल चाहेगा वो 10 दिन भूखा रहे, वो 12 दिन भूखा रहे और कोई रास्ता नहीं है? तो 100 की सीधी एक बात है, जिस हद तक मुमकिन हो, जिस हद तक मुमकिन हो, पका हुआ खाना, पकी हुई चीजें, ये सब हम तक पहुंचा दें। जेडीसी तक पूरे पाकिस्तान में हमारी टीमें मौजूद है। हम तो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों चीजें वहां पहुंचा रहे हैं और हमारी स्पीड बहुत तेज चल रही है। हमारा सारा काम जेडीसी फाउंडेशन के पेज पे देख लें। हमसे राब्ता करना है, हमारे फोन नंबरों पर राब्ता कर लें, हमसे किसी तरह राब्ता कर लें, या खुद, मैं तो कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, हर आदमी को निकलना पड़ेगा। इतनी बड़ी आफत है। बिल्कुल, हर आदमी को निकलना पड़ेगा। जेडीसी है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो इस वक्त काम कर रही हैं, खासतौर पर इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं। आप लोग उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये मदद
उन तमाम लोगों की है जिनके घर बह गए हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं, जिनका सामान सब बह चुका है। अपनी मदद कर रहे हैं किसी और बिल्कुल, और वो इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं और मेरे ख्याल में उनकी हम सबको मिलकर मदद करनी है, जिस भी तरीके से कर सकते हैं, जितनी भी कर सकते हैं। कोयटा की सूरत हाल जो है, पिछले 8 घंटे से कोई कांटेक्ट नहीं है, फ्लाइट्स वहां पर जो है डिले हो गई हैं, इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं, इतना बुरा सिचुएशन हो गई। शायद भी तो बड़ी 8 घंटे हो गए, कुछ पता ही नहीं है वो भी कोयटा जैसे शहर में, बलूचिस्तान का कैपिटल है। अब इस हवाले से हम जानना चाह रहे हैं खलील अहमद साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा है, उनसे हम बात करेंगे 92 से। खलील साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं काइंडली बताइएगा इस वक्त कोयटा की क्या सूरत हाल है। जो तमाम खबरें आ रही हैं अब सामने, 8 घंटे से इंटरनेट सर्विस भी बंद है, फोन लाइंस भी बंद हो गई हैं, जो मवासलाती निजाम है वो बहुत मुतासर हुआ है, क्या इस वक्त सूरत हाल है? कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है और कोयटा का जो है जमीनी, फजाई और मवासलाती राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि हम कवरेज के सिलसिले में डेरा अला यार आए हुए थे और उसके बाद जैकाबाद आ गए थे, लिहाजा इस वजह से जो है हमारे मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान में जो है कल रात गए तक जो अपडेट थी कि कुछ शहरी तकरीबन 36 घंटे से गैस, पानी, बिजली से जो है वो महरूम थे और उसके बाद जो है फिर रात गए ये राब्ता मुनक़ता हो गया है। ना ही इंटरनेट काम कर रहा है, ना ही जो टेलीफोन लाइन्स है वो काम कर रही है और ना ही जो मोबाइल फोन है वो लग रहे हैं। हम सुबह से जो है कोयटा के आला हुकाम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वजीर आला हो, कमिश्नर हो, IG हो या फौज ISPR के नंबर हैं, कोई नंबर कहीं से भी रब्ता नहीं हो रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी जितने बलूचिस्तानी आबाद है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। और जैसे ही न्यूज़ पर यह खबर नशर हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से मुझे सऊदी अरब, दुबई, लंदन और यूके के मुख्तलिफ शहरों से कॉल्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। सारे लोग परेशान हैं इस वक्त क्योंकि उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। बलूचिस्तान में खासतौर पे कोयटा में भी राब्ता नहीं हो पा रहा। लोगों के रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, खैरियत भी दरियाफ्त करनी है। आप मुझे काइंडली ये बताइएगा, क्या अभी भी कोयटा में बारिश हो रही है? जी हाँ, रात तकरीबन 1 बजे के करीब जो है मेरा राब्ता कोयटा में जो हमारे मौजूद रिपोर्टर है उनसे था और उन्होंने बताया कि कोयटा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 36 घंटे से मूसलाधार और मुसलसल बारिश हो रही थी और इतलात के मुताबिक कोयटा की नवा में तकरीबन 3 डैम जो थे वो टूट चुके थे, जिसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी थी और जो खुसूसी इन डैमों के करीब जो आबादी थी वहाँ सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी और एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वो शहर के महफूज मकामात जो पक्की इमारतें वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था और उसके बाद से जो है वो कोई राब्ता नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खलील अहमद साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं, जो हमें सूरत हाल वहाँ की बता रहे थे। कोयटा में बहुत हालात खासतौर पर मवासलाती निज़ाम के हवाले से बहुत शदीद मुतासर हैं। टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हो पा रहा, इंटरनेट सर्विस भी बंद है, फिर जाहिर बात है जो इस वक्त एयरपोर्ट के मामलात हैं वो भी रुक चुके हैं। खैर, ये सारे मामलात हम बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल उससे भी आपको आगाह किया। सिंध में क्या सूरत हाल चल रही है वो भी आपको बताइए। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट शामिल करते हैं और ये हमारे मुल्क के हीरोज हैं जिनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में धूम मचाने के लिए भरपूर तैयारी रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है एंड इट्स रियली गुड टू सी कि अब माशाल्लाह हमारे बॉडी बिल्डर्स को जो है वो सपोर्ट भी हासिल हो रही है। अफसोस ये होता था कि जितना काम यहाँ करते हैं, जितना जुनून पाया जाता है हमारी नौजवानों में और हमारे यहाँ के जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो शौक से करते हैं, तो अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो तो 4 चांद लगा दें। मेरे बिल्कुल 4 चांद लगा भी रहे हैं और आगे भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो कराची में भरपूर तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। खासतौर पर चैंपियनशिप आइंदा महीने खेली जाएगी जिसमें पाकिस्तान के 14 तनसाज हिस्सा लेंगे। तो आज इवेंट के हवाले से बात भी करेंगे और तनसाजी के हवाले से बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में फिदा हुसैन बलोच और सीनियर वाइस पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन आमिरुल्लाह खान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है। बिल्कुल, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। फिदा, सबसे पहले तो आप बताएं तैयारी कैसी चल रही है इस वक्त इवेंट की? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है
और मेरे मेरे जो कोचेस हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो भरपूर मेरे साथ हैं इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी ऐसे जारी है, इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे, उम्मीद है अल्लाह से पूरी इंशाल्लाह। वैसे ये बलोच आजकल बड़े नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान के हर फील्ड में हम देख रहे हैं। माया का ऐसा है? जी जी, मैं समझ रही हूँ, इनका इशारा मेरी तरफ है। असल में बलोच या पंजाबी या पठान या सिंधी या माजिर, इसमें कोई ऐसा नहीं है। स्पोर्ट में जो है ना सबको एक नजर से देखा जाता है। और हमारी ये कोशिश है कि जो लड़का अच्छा है उसको अच्छी तैयारी और अच्छे प्लेटफॉर्म में ले आए और उसको आगे की तरफ ले जाएं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आमिर साहब आप आए हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग मुकाबले के लिए? इसमें जहाँ पर ये आपने बताया कि IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर बॉडी बिल्डिंग है, इस इदारे के साथ आप जाके इस चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। कितना पुराना ये IFBB है और इसमें शामिल होना कितने बड़े एजाज की बात है? थैंक यू। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इनवाइट किया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि IFBB जो है एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तंजीम है, जो कि रिकग्नाइज्ड है ओलंपिया के साथ और OIC के साथ। तो इसके बाद फिर पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन IFBB से एफिलेटेड है और यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक से एफिलेटेड है। फिर फेडरेशन के मामलात ऐसे होते हैं कि वो लड़कों को मौका दे बाहर खेलने के लिए। तो इस दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा दस्ता पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल गेम खेलने जा रहा है। ये गेम किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में होने जा रहे हैं 2 से 5 सितंबर को। कौन सी जगह है, जरा आप दोहरा सकते हैं? किर्गिस्तान बिश्केक जो कि उज़्बेक और रशिया की बेल्ट में है। राइट। कहाँ से आते हैं इसमें खिलाड़ी? ये पूरे एशिया के 48 ममालिक उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें तुर्की, जिसमें ईरान, जिसमें बड़े जितने मुल्क हैं अरब के सारे कंट्रीज, कुवैत, जापान और कोरिया, ये सारे खिलाड़ी होंगे वहाँ पे। रशिया होगा, चाइना होगा, चाइना के बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, हिंदुस्तान के बॉडी बिल्डर्स। और इस दफ़ा जो हमारी टीम है उसमें 2 लोग तो बहुत अच्छे फॉर्म में। एक फिदा हुसैन के बहुत अच्छे चांस है गोल्ड करने के, इंशाल्लाह। जो फिदा वेट कैटेगरी में खेलता है। फिदा इससे पहले 2 दफ़ा वर्ल्ड में खेल चुका है और उसकी 4थी पोजीशन आई है। और ये इसलिए 4थी पोजीशन आई है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि एक प्रॉपर टीम जाए जिसमें उसका कोच हो, उसके ट्रेनर्स, उसके मैनेजमेंट के लोग हों, कि एक प्लेयर को एक ज़रा पैम्पर करके वहाँ ले जाए। अभी इस दफा हम पूरे तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमारे पास कोचेस हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, पूरी एक प्रॉपर टीम जा रही है। माशाल्लाह। अच्छा फिदा, एक तो मुझे बताइएगा कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज वहां पर होंगी। सेकेंडली आपके लिए बड़ी, जैसे वो जिक्र करें ना, प्रॉपर कोचेस भी हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग भी है। आप माशाल्लाह ऑलरेडी इतना जो है वो नाम बना चुके हैं और जिस तरीके से आप मेहनत भी कर रहे हैं, इसके लिए कितनी मेहनत दरकार है? क्योंकि इसमें परफेक्शन चाहिए और परफेक्शन होती है मेरे ख्याल में तभी आप जो है उसमें बिल्कुल नंबर 1 पे रह सकते हैं। ऐसे ही है। इसमें कैटेगरी तकरीबन 55 से लेकर 100 तक, 100 अबाव से लड़के आते हैं उसमें। 55 kg टू 100 kg। जी ठीक। तो हमारी जो टीम बनी है माशाल्लाह, तकरीबन हमारी एक टीम जारी है यहाँ पे 14 से 15 या 16 लड़के हैं कराची के। बाकी कोयटा, बलूच, पंजाब, KP के वहाँ से भी आ रहे हैं लड़के। तो हम चाह रहे हैं कि सबके वेट डिफरेंट हों ताकि सब जी अलग अलग कैटेगरी में खेलेंगे तो चांसेस अच्छे होंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लाने में आसानी होगी हमें सबको, ताकि सब लोग ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। वरना आपस में ही रहेगा कि भाई उसका भी यही अगर जॉनरा है और मेरा भी वही जॉनरा है। जब आपके पास एक सिस्टम आ जाता है तो इस दफा हमने प्रॉपर ट्रायल्स किए। पाकिस्तान में 4 जगह हमने ट्रायल्स किए। हमने हर वेट कैटेगरी में लड़के सेलेक्ट किए और प्रॉपर तरीके से एक टीम बनाई। जो एक लफ्ज है प्रॉपर, दिस टाइम वी आर गोइंग प्रॉपरली। अच्छा, तो इससे पहले क्यों नहीं? आपको पता है कि जब भी हम ये अभी अपने इवेंट के अखराजात के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी सिंस को एक लेटर लिखा हमने, उन्होंने फौरन हमें वहाँ से कॉल आई, हमें बुलाया, हमें सुना। वहाँ पे हमें पता चला कि ये तो या तो टीमें हर साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कागजी कार्रवाई में टीमें जा रही होती है,
एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फिजिकली ये टीम जा रही है और उन्होंने भरपूर हमें सपोर्ट किया। इस टीम की अब माशाल्लाह शक्ल भी है, अब चेहरे भी हैं इस टीम पर अब जो जा चेहरे। और उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या फंड्स चाहिए, क्या पैसा चाहिए, कितना चाहिए, तो हमने कहा कि पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, हमने अपनी तैयारियां हमने अपने तौर पे खुद से कर ली हैं, अब हमें सिर्फ एक टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट, और वहाँ की एंट्री फीसेस चाहिए, नॉट मोर देन दैट। तो ये एक जायज मुतालबा था, उनको समझ आई और उन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट किया। इतनी ईमानदारी से मुतालबा रखा, वाकई में कौन इनकार करता। क्या हो सकता है आपसे पहले किसी ने ईमानदारी से मुतालबा रखा हो? ये भी तो एक छोटी सी बात ये जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में समझना चाह रहा हूँ, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, किन कंडीशंस में आपको मुकाबला करना होगा, कंपटीशन कितना ज्यादा होगा, क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं बहुत सारे ममालिक वहाँ पर आएंगे, तो कितना मुश्किल है, और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस उन कंडीशंस में क्या है मुकाबले की? उसमें आपको जो है ना अपने अलग अलग कैटेगरी में खेलने होंगे, और उसमें आपको पोजिंग दरकार है, खास कर आपकी, क्योंकि आप मेहनत तो करते हो पूरा साल, सही डायरेक्शन में मेहनत करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आखिरी जो मेरे ख्याल में 30 या 20 मिनट्स होते हैं वहाँ पे स्टेज पे आपको परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें जो पोजिंग की जो प्रैक्टिस है आपकी, तो तकरीबन 2 से 3 महीने पहले आप स्टडी शुरू करें। वहाँ पे जब आप स्टेज पे जब पोजिंग करेंगे तो आपका स्टेमिना इतना होना चाहिए कि सामने वाले को इजीली आप हरा सकें। अच्छा, ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पोजिंग के लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है, बहुत स्टेमिना चाहिए। आपकी कब है रवानगी? इंशाल्लाह तो 1 सितंबर को इंशाल्लाह हम फ्लाई कर रहे हैं, और आप लोग वापस कब आ रहे हैं गोल्ड जीतकर? 5 सितंबर को, और इंशाल्लाह यानी कि आप डिफेंस डे से एक दिन पहले आ जाएंगे। यस। और फिर उस दिन हम सेलिब्रेट भी करेंगे। हमने पूरा प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट मज़ार कायद पे इंशाल्लाह जाएंगे, और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर ला के देंगे। हमें तो मिल जाएगी आप लोग के लैंड करने से पहले। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अभी कि हमारे कुछ दोस्त हैं, जैसे नबील हो गया, उमर हो गया, इनका सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह आपको कामयाबी और खास कर इकबाल, मोहम्मद इकबाल अनीप राजपूत का मुझे सपोर्ट है, और बहुत बड़ी सपोर्ट मुझे शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की सपोर्ट है। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अच्छी भरपूर तैयारी के साथ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। फिदा हुसैन, आखिर में जाते जाते मेरे ख्याल में जरा बाइसेप तो दिखाते जाएं यार, आपको इतनी बड़ी ऑडियंस देख रही है, और मेरे ख्याल में वो देखना चाहते हैं जो फिदा हुसैन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, जरा वो बाइसेप तो दिखाएं जरा प्लीज। इसके 6 पैक्स और बाइसेप्स आप दिखा दें जी, यही से दिखा दें। ये है, वाह वाह वाह, वही जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच जी फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके सर, बहुत शुक्रिया आप आए, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, और हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो जरूर मेडल जीत कर आएंगे, गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलते हैं अब आपको लाहौर स्टूडियोज में लेकर बात करते हैं, और लाहौर में हम बात करेंगे इस वक्त एंटी डिप्रेशन जेल के हवाले से। डिप्रेशन एक खामोश कातिल के तौर पे भी जाना जाता है कि जब लोगों को डिप्रेशन होता है तो वो अमूमन बता नहीं पाते, जो उनके अपने होते हैं फिर भी उनको वो समझ पाते हैं, उनको जांच पाते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनका साथ दे पाते हैं, लेकिन बहुत मोमेंट्स पे मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग नहीं बता पाते। इसी जेल के हवाले से, ये कैसा जेल है जो एंटी डिप्रेशन जेल है, इसकी क्या खासियत है, हमारे साथ मेरे ख्याल लाहौर से एक मेहमान मौजूद है, मोहम्मद हमजा कामरान से हम जानते हैं कि ये कौन सा जादुई जेल है जो कि डिप्रेशन से आपको निजात दिला सकता है। ये उन्हीं से जान लेते हैं। मोहम्मद हमजा कामरान, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये जो एक एंटी डिप्रेसेंट जेल है, ये बिल्कुल अपनी नौइयत का वाहिद जेल है जो कि मैंने रिसर्च करके बनाया कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। मार्केट के अंदर बहुत सी एंटी डिप्रेसेंट पिल्स और टैबलेट्स मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, मगर आज तक अभी तक मार्केट में कोई ऐसा जेल मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं हमें मोहम्मद हमजा कामरान के, ये मार्केट में आपने खुद बनाया है, ये जो आपने बनाया है इसकी क्या एप्लीकेशन है? आपने इसको जो बनाया है क्या ये सेफ है ह्यूमन स्किन के लिए? इसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो कैसे आपने किए हैं? इज इट सर्टिफाइड? क्या ये लोग यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ बताइए प्रोडक्ट के बारे में। बिल्कुल, ये जो एक एंटी डिप्रेसेंट जेल है, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एक सोसाइटी है, डॉक्टर सुल्तान सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर एक रिसर्च वर्क परफॉर्म करवाया गया स्टूडेंट से, जिसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स का रिसर्च की तरफ एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए और स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ उभारा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानती हैं कि रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा कमी है,
और हम जितनी भी मेडिसिन हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये एक कोशिश थी कि स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट लेवल पर ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई कि वो रिसर्च वर्क कर सकें, और इस बारे में मैं अपने वाइस चांसलर साहब का बहुत ममनून हूँ। और इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात है तो एंटी डिप्रेसेंट जेल के अंदर इसके बेसिकली 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एक यूकलिप्टस लीव्स और दूसरा पोपी सीड्स। और ये इंग्रेडिएंट्स, इन इंग्रेडिएंट्स की ख़ास बात ये है कि ये डिप्रेशन को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब इस पर रिसर्च की गई और जब मैंने इस पर रिसर्च की डॉक्टर मीना इलियास की गाइडेंस में, जो कि मेरी मेंटोर हैं, तो मुझे बहुत सी इस बारे में चीज़ें पता चली कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस एंटी डिप्रेसेंट जेल का। और इसकी जो केमिकल एनालिसिस हैं, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स और डिफरेंट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से तो हो चुकी है, मगर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR की रिपोर्ट भी जारी है और इसके ऊपर वर्क हो रहा है। कुछ दिनों तक उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और उसके बाद ये जो एंटी डिप्रेसेंट जेल है ये गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से सर्टिफाइड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको क्या टेम्पल्स पे लगा, मुझे पता है टेम्पल्स पे लगाना है। अगर आप लेकर आए तो दिखा भी दीजिए, अगर आपके पास है इस वक्त रखा हुआ आपका जेल, स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। क्या इसको टेम्पल्स पे लगाना है, क्या नेक जो मसल्स हैं, शोल्डर्स हैं, वहाँ लगाना है? जरा बताएं ना। एंटी डिप्रेसेंट जेल को इसको सिर्फ आपने अपने फोरहेड पर अप्लाई करना है इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और आपने इसे एब्जॉर्ब करवाना है अपने फोरहेड पर। इसे आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है और अपने फोरहेड पर आपने इसको एब्जॉर्ब करवाना है, और उसके बाद ये आपके डिप्रेशन को खत्म करेगा। लगा के भी तो आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। आपका भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। हाँ, ये इस तरह करके। अच्छा, ऐसे अप्लाई करना है। हाँ, जैसे वो नॉर्मल सा एक बाम सा होता है। इसकी कंसिस्टेंसी क्या है? ये ऑयली है या ये ड्राई हो जाता है? ये आप एब्जॉर्ब करवाएंगे और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एक जेल है जो कि एब्जॉर्ब होने के बाद इसके अंदर साइंटिफिकली एक मॉलिक्यूल है 1,8-सिनियोल, जिसे हम यूकलिप्टोल कहते हैं आम लफ्ज़ों में। वो बहुत एक स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत आसानी से क्रॉस कर लेता है। इस वजह से इसे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये वर्क करेगी, और वो मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब होगा ब्लड ब्रेन बैरियर में तो फिर उसके बाद ये अपना वर्क करेगा। और सेरोटोनिन जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका एक बहुत अहम किरदार होता है हमारे ब्रेन में डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, एंजाइटी को कंट्रोल करने में और हमारे मूड को कंट्रोल करने में। तो ये उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और उसकी रीअपटेक अच्छा हमजा, मुझे ये जरूर बताइएगा, एक तो जैसे कि हम सवाल आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है आपका जो प्रोडक्ट है। सेकेंडली, अभी तक कितने अफराद पर ये टेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, और जो रिजल्ट था वो कितने फीसद आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा? इस एंटी डिप्रेसेंट जेल के फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स को हमने मुकम्मल कर लिया है और इसके फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स पर हम वर्क कर रहे हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे मिले हैं। जितने भी लोगों पर हमने अप्लाई किया उसमें बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले और इसने बहुत अच्छी एफिकेसी शो की। ओके, तो ये हर एज ग्रुप के लिए है। हमजा, ये बता दीजिएगा कि किसी को कोई ऐसा है कि 18+ इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, आपके एज के बच्चे या बड़े, हर तरह के लोग यूज कर सकते हैं? पीपल विद ब्लड प्रेशर्स और शुगर, ये सबके लिए सेफ है कि नहीं? बिल्कुल, इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं, और इसके अंदर कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया, और यही हमारा क्लेम है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये हर एज ग्रुप के लिए इफ़ेक्टिव है, और डिप्रेशन मोस्टली वो उन लोगों को होता है जिनका एज ग्रुप ज़्यादा होता है, मगर ये जो एंटी डिप्रेसेंट जेल है ये हर एज ग्रुप के लिए इफ़ेक्टिव है। हमजा, मार्केट में अवेलेबल अभी है या नहीं है, या इसको आप बाकायदा तौर पर लॉन्च कर चुके हैं? मतलब अगर लोग ये खरीदना चाहते हैं तो क्या ये मार्केट में अवेलेबल है अभी? बिल्कुल, अभी तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि अभी इसके ऊपर ट्रायल्स, हम इसके फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं और PCSIR की रिपोर्ट भी कुछ दिनों तक आ जाएगी, मगर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम इसको मार्केट के अंदर लेकर आएंगे। चलें, वेरी गुड, ज़बरदस्त। हमजा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई, लेकिन अब इसको बनाने की वजह भी बता दें कि आपने एंटी डिप्रेशन जेल, क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, वाई एंटी डिप्रेशन जेल?
बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट जेल ही बनाने का ख्याल क्यों आया, ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत से लोग पूछते भी हैं। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जो सोसाइटी है डॉक्टर सुल्तान सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी, उसकी जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर मीना इलियास, हमें असल में रिसर्च वर्क के लिए और इसे रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए हमें वीकली टास्क्स मिलते थे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ना होता था और उसमें से उस पर रिसर्च वर्क करना होता था। तो ये मुझे एक टास्क, एक टारगेट अलॉट किया गया। ये आइडिया डॉक्टर मीना इलियास का था जो कि एडवाइज़र हैं, और उन्होंने मुझे एक टास्क, एक टारगेट अलॉट किया जिस पर मैंने वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल एंटी डिप्रेसेंट जेल बना ली। सबसे पहले किस पर ट्राई किया था हमजा? वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स पर अब अप्लाई हो चुका है, मगर आपने पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले ये मैंने अपनी मदर पर अप्लाई किया था, उनके लिए, उनके सर दर्द के लिए और उनके डिप्रेशन के लिए। मैं अम्माओं के लिए ही सोच रही थी, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा टेंशन तो वो लेती हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज बनाई है आपने। थैंक यू सो मच हमजा, वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स, तमाम मेंटर्स आपके, तमाम आपके टीचर्स और आपका इदारा, उसके हम शुक्रगुजार हैं और यहाँ पे मेहमानों का भी शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का इख्तिताम कर दें सर। बिल्कुल, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे मंडे को, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।